वेलकम टू आवर चैनल सूटेबल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही खैरियत से होंगे। उसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आप लोगों के रिस्पॉन्सेज अगर बहुत अच्छे रहें तो हम पूरी रीजनिंग की जो भी सिलेबस है, जो सीयूटी यूजी पीजी के रिलेवेंट है अदर एग्जामिनेशंस के, हम उसको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उसी वादे को आगे पहुंचाते हुए अंजाम की तरफ हमने आज सोचा है कि अल्फाबेटिकल सीरीज स्टार्ट किया जाए। अल्फाबेटिकल सीरीज इस वजह से भी क्योंकि ये एक अच्छा खासा वेटेज कवर करता है एग्जामिनेशन में। उसके अलावा जब हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हैं तो वहाँ भी इसका इंपॉर्टेंस समझ में आता है। तो हम अल्फाबेटिकल सीरीज इस ऑर्डर में पढ़ेंगे कि अल्फाबेटिकल सीरीज के जो क्वेश्चंस आते हैं, फॉर एग्जांपल कि एक लेटर है जो कि राइट हैंड से 16 नंबर पे है, अगर हम फिर लेफ्ट हैंड से कितने नंबर पे होगा, इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। उसमें हमने सारे वैरायटीज के क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए हम बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे हम बात करेंगे कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि अल्फाबेटिकल सीरीज में किस किस टाइप की सीरीज बन सकती है, यानी कैसे कैसे सीरीज पॉसिबल होता है, तो हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे सबसे पहले अल्फाबेटिकल सीरीज में एक अल्फाबेटिकल सीरीज जो कि एच ए से लेकर के जेड तक होती है। ये हमें बचपन से पता है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इससे फैमिलियर है, क्योंकि सबसे पहले हमने यही चीज सीखी है कि ए टू जेड की चीज है, राइट। उसके बाद में अगर ए टू जेड की चीजें होती तो आजकल के जितने भी बच्चे हैं वो सब जानते हैं बचपन से, तो इससे हमें पढ़ना नहीं पड़ता। अब गेम कहाँ हो जाता है कि कभी कभी सीरीज उल्टी कर दी जाती है, यानी कि सीरीज जेड से स्टार्ट की जाती है, फिर हमसे कोई भी रैंडमली कुछ भी पूछा जा सकता है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस बन सकते हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज के बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा और क्या पैटर्न हो सकता है अल्फाबेटिकल सीरीज में कि सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर, जैसे ए देखेंगे, सी देखेंगे, ई देखेंगे, डब्ल्यू देखेंगे, वाई देखेंगे, इस तरीके की सीरीज कंटिन्यू होगी। तो जिसमें देखेंगे ए 1 नंबर पे होता है, सी 3 पे होता है और ई 5 पे होता है, तो इसमें एक ऑड नंबर की सीरीज रखी गई है, सिर्फ और सिर्फ ऑड। उसी तरीके से इवन भी पॉसिबल है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में अगर हम इस वाले सीरीज में देखें तो ये इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है और ये भी इवन है। उसी तरीके से फिर क्या होगा कि सीरीज का फर्स्ट हाफ बिल्कुल एज इट इज रहेगा, फर्स्ट हाफ यानी कि ए से लेकर के एम तक की चीजें। लास्ट वाले हाफ में, सेकंड हाफ में क्या होगा कि जो जेड लास्ट में आना चाहिए था वो जेड स्टार्टिंग में आ जाएगा, और जो एन सेकंड हाफ जहां से स्टार्ट होना चाहिए था एम के बाद, उसे लास्ट में कर देंगे। फिर ये वाइस वर्सा अपोजिट भी हो सकता है कि पहला वाला हमारा उल्टा कर दिया जाए, सेकंड वाला भी उल्टा कर दिया जाए। हो सकता है कि पहला वाला उल्टा कर दिया जाए, सेकंड वाला उल्टा नहीं किया जाए। उसके अलावा और भी अलग अलग तरीके की सीरीज होती है इसमें। लेकिन चूंकि हमारा एग्जामिनेशन मेन टारगेट है सीयूटी यूजी और पीजी वगैरह के रिगार्डिंग, जो सिलेबस बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है, तो हम उस तरीके के क्वेश्चंस, उस तरीके के कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे जो हमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट दे सके। तो इसके रिगार्डिंग अगर हम अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चंस की बात करें तो जनरली क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं कि a letter is sixth from the right hand, then find the its position from the left hand। ये भी हो सकता है जो कि रैंकिंग के बेसिस पे क्वेश्चन है, या फिर इसके साथ साथ और भी क्वेश्चन उसमें ऐड किए जा सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसमें ये अल्फाबेटिकल सीरीज इसमें देखेंगे। पहले पहले ये देखो कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि which letter will be the ninth to the right of the fourth फ्रॉम लेफ्ट एंड इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। तो यानी कि ये हमसे ये पूछना चाहता है कि कौन सा ऐसा अल्फाबेट नाइन्थ राइट होगा जब हम लेफ्ट हैंड से बात करें, जो कि फोर्थ पे है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा हो आप लोगों को, पॉसिबल है अगर आपने फर्स्ट टाइम ये वीडियोस वगैरह या फिर ऐसे कॉन्सेप्ट्स या ये नंबर अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ने की कोशिश की है तो, या फिर आप में से बहुत सारे बच्चे, जैसे कि ये मैंने एक इमेज लिया है, इस तरीके से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन फिर जेड तक लिखते हैं। उसके बाद पोजीशन फाइंड करते हैं। क्या पोजीशन फाइंड करते हैं कि नाइन्थ टू द राइट, फिर उसके बाद में देखेंगे फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड अल्फाबेट, किसी भी अल्फाबेटिकल सीरीज का लेफ्ट हैंड क्या होता है, जो हमारा लेफ्ट होता है वो लेफ्ट होता है, जो हमारा राइट होता है वो राइट होता है। तो राइट से फोर्थ, उसके बाद में नाइन, तो वो पहले बच्चा यहाँ से 1 2 3 4 काउंट करेगा, उसके बाद 9 और काउंट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर बताएगा कि इसका आंसर एम है। लेकिन एक दूसरा बच्चा होगा जिसे डायरेक्टली पता होगा, और आप इतने कैपेबल हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है आज की क्लास के बाद, कि आप सिर्फ और सिर्फ देखेंगे अच्छा 9 और 4, सीधा आप आंसर बताएंगे 13। अब वो भी 13 अगर आपको पता भी चल गया, आपने ऐड कर दिया कि इसका 13 नंबर पे अल्फाबेट होगा, या फिर किसी का आंसर 17 आया, तो अब 17 पे कौन सा अल्फाबेट होता है, हो सकता है ये परेशानी की बात हो। हाँ 17 आ तो गया सर, लेकिन 17 पे हम पहुंचने के लिए अगेन हमें ये सीरीज का सहारा लेना पड़ेगा, राइट। या फिर हमें ई जे ओ टी करके, आपने बहुत पहले बचपन में पढ़ा होगा, इसका सहारा लेना पड़ेगा। और ये बहुत ही वाहियात तरीका है, हालांकि रेफरेंस के लिए हम पढ़ते हैं क्योंकि उस टाइम की चीजें जरूरत होती है, इस हिसाब से तो हम पढ़ लेते हैं। लेकिन आप इससे बिल्कुल भी आंसर नहीं देंगे, और आप आज के बाद से आप इतने फैमिलियर हो जाएंगे कि अल्फाबेट के कोई
कोई भी अल्फाबेट का पोजीशन आपसे पूछा जाए, जैसे एग्जांपल के तौर पे क्यू कितने नंबर पे आता है, एक्स कितने नंबर पे आता है, ये सब बाय हार्ट याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस क्लास में आप डेडिकेशन के साथ में, अटेंशन के साथ में क्लास देखते रहेंगे और ये मेरी गारंटी है कि मैं याद करा दूंगा आपको, इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी। चलो तो देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए या फिर कोडिंग डिकोडिंग के भी क्वेश्चंस आए तो उसके लिए हमें अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू का मतलब ये है कि कौन सा अल्फाबेट कितने नंबर पे आता है, जिसमें से हम एक एक करके चीजों को देखेंगे। चलो सबसे पहले हम अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू को देखेंगे। जैसे बचपन से हमें पता है कि अल्फाबेट प्लेस की वैल्यू की अगर हम बात करें तो ए से लेकर जेड तक की चीजें आपको मालूम होगा कि हाँ ए एक नंबर पे है, बी 2 पे, 3 पे, 4 पे, यहाँ तक की चीजें ज्यादा से ज्यादा आपको याद होंगी। ठीक है, अगर आप और ज्यादा इंटेलिजेंट है तो हो सकता है कि आपने ये वाला मेथड याद किया हो कि ई है, फिर जे है, फिर ओ है, फिर टी है, फिर वाई है। यानी कि ई हमारा 5वें नंबर पे आता है, जे हमारा 10th पे आता है, ओ हमारा 15 पे आता है, टी हमारा 20 पे आता है, वाई हमारा 25 पे आता है। लेकिन कब? जब हम लेफ्ट हैंड से काउंट करेंगे। क्वेश्चन तो लेफ्ट हैंड से नहीं पूछेगा, ऐसी गारंटी तो है नहीं कि क्वेश्चन, क्योंकि जितने भी कंपटीशन के एग्जामिनेशन हैं वो सबके सब टफ हो रहे हैं, तो वो कुछ भी पूछ सकता है। वो अब राइट हैंड से पूछ देगा, अब स्ट्रगल कीजिए। अब ये जो y है जो 25 है वो राइट हैंड से 1 हो जाएगा, सॉरी सेकंड हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस ईजोटी का सहारा लेके किया जा सकता है, लेकिन ये टाइम टेकिंग है। अब हम इन सारे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमारा अप्रोच क्या होगा, हम उस पर बात करते हैं। और अगर आप बहुत ही सिंसियरली ऑनेस्टली क्लास में अगर आप इसे फोकस से समझने की कोशिश करेंगे तो मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आप इस क्लास के बाद इतने कैपेबल हो जाएंगे कि कोई भी अल्फाबेट आप कहीं से लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से कुछ भी बता देंगे, या फिर कोई भी अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू एकदम आसानी से बता देंगे। उसके साथ साथ इसमें बहुत तरीके के अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। अगर आधा अल्फाबेट शिफ्ट कर दिया जाए, आधा शिफ्ट का मतलब ये है कि ये एम से स्टार्ट हो जाए, तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, राइट? या फिर और भी अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, तो उन सारी क्वेश्चंस को भी हम कवर करेंगे एक करके। सबसे पहले जो बेसिक है हमारा वो ये है कि हम अल्फाबेट के नंबर्स को याद करें, यानी कि अल्फाबेट के पोजीशंस को याद करें। वो कैसे होगा ये देखते हैं, आइए। चलो तो अगर आप लोग फैमिलियर नहीं थे इजोटी से तो पहली बात तो आप इससे फैमिलियर अब तक हो गए होंगे कि इजोटी का क्या मतलब होता है। जैसे देखेंगे, अब एक एक करके याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ ई जे ओ टी वाई। तो ये 5 पे होता है, ये 10 पे होता है, और ये 15 पे होता है, और ये 20 पे, और ये 25 पे। इतने इतने वर्ड से तो आप फैमिलियर हैं। और अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हो सकता है अगर किसी ने जी पूछ दिया तो आप देखेंगे अच्छा ई के बाद कहीं पे जी आता है तो ई आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, एफ आएगा, फिर जी आएगा। तो आप शायद बता दें कि ये 5 है तो ये 6 होगा, ये 7 होगा। लेकिन ये टाइम टेकिंग है, जैसा हमने बताया, जैसा डिस्कस किया कि हम इससे बेहतर तरीके से करेंगे तो उस तरीके से देखेंगे। तो टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं ये बचपन से हम सबको पता है कि टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं। ये टोटल अल्फाबेट्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ये होते हैं टोटल अल्फाबेट। ठीक है, ये जो टोटल अल्फाबेट्स होते हैं, जिसमें से ये जो टोटल अल्फाबेट में से ये 26 लेटर्स होते हैं। बेसिकली से हम लेटर्स कहें तो ज्यादा बेटर है अल्फाबेट की बजाय, तो हम इसे क्या कहेंगे, टोटल लेटर्स। तो टोटल लेटर्स कितने होते हैं अल्फाबेट में? 26 टोटल लेटर्स होते हैं, जिसमें से हमें मालूम है, हमें क्या मालूम है कि 5 वोवेल्स होते हैं, राइट, और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। ये बताने की चीज नहीं है, हमें सबको बहुत अच्छे से पता है। अब इसमें से देखिए आप कैसे चीजों को याद करेंगे। जैसे वोवेल तो आपको पता होगा कौन कौन सा है, मैं समझता हूँ इतनी चीजें तो पता होंगी। अब देखते हैं मेन जो हमारा इस सीरीज, इस सेशन का सबसे गेम चेंजिंग पार्ट है, उस पर बात करने वाले हैं। तो 26 में से 5 तो अभी तक आपको पता याद हो गए, ई जे ओ टी वाई, 5 क्लियर हो गया। अब कितना बचा? 21 में अब चीजों को देखेंगे। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं ए, तो इसकी प्लेस वैल्यू तो आप पहले से जानते हैं कि ए 1 पे होगा, बी 2 पे होगा, सी 3 पे होगा। इतनी चीजें तो बहुत ही हद तक क्लियर होगी कि ये वाले अल्फाबेट्स की पोजीशंस कहाँ पे, ये वाले लेटर्स की पोजीशन कहाँ पे होगी। उस तरीके से ये वाला पोजीशन क्लियर होगा कि हाँ जेड कहाँ पे होगा, जेड कहाँ पे होगा, 25 पे होगा। उसी तरीके से वाई की पोजीशन क्लियर होगी, वाई की पोजीशन क्या होगी, जेड 26 होगा, 26 एक्सट्रीमली सॉरी, ये क्या होगा, वाई 25 पे होगा। वाई कितने पे होगा बच्चे? वाई होगा 25 पे। ठीक है, ये तो बहुत अच्छे से क्लियर है। उसके बाद हम बात करें तो डी आपको ऑलरेडी पता होगा कि कितने पे होगा, 4 पे होगा। अगर नहीं पता है तो कम से कम ई के पहले डी आता है तो ये हम क्लियर हो जाएंगे। कहने का मकसद ये है कि ये सारे अल्फाबेट्स आपको पहले से पता है, लेकिन वो
क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं है तो हमें चीज़ें रिकॉल करने में परेशानी होती है, या फिर हम EJOT का सहारा लेते थे आज तक, लेकिन अब सहारा नहीं लेंगे, अब सीखते हैं बहुत बेहतरीन चीज़। चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ए क्लियर है, A1 पे आता है, B 2 पे आता है, C 3 पे आता है, D 4 पे आता है और E हमारा 5 पे आता है। EJOT से आपने सीख लिया। अब देखिए ये जो F नंबर आता है इसको कैसे याद करेंगे, तो F से आप ऐसे याद करेंगे फिक्स 6। क्या याद करेंगे? फिक्स 6। फिक्स 6 यानी कि छठा नंबर, फिक्स 6 मतलब छठा नंबर, यानी कि F कितने पे आता है? 6 पे। तो या तो आप कर लीजिए F6 या फिर फिक्स 6, या फिर आप देखेंगे तो F के अंदर जो पोजीशन होती है इसे ऐसे कर दिया जाए तो ये कुछ 9 सा बन जाता है, लेकिन जब इसे रिवर्स ऑर्डर कर दिया जाए तो ये 6 बन जाएगा, राइट। तो या तो ऐसे आप याद कर लीजिए, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आप ये देखिए F6 फिक्स 6 फिक्स 6 फिक्स में क्या आता है? F, और 6 में यानी छठे नंबर पे, ठीक है, क्लियर होगा। उसके अलावा क्या आता है? G। F के बाद क्या आता है? G। G कितने नंबर पे होता है? 7 नंबर पे। अब ये कैसे पता चलेगा? तो देखो हमने बचपन में या फिर न्यूज में आज तक, अब जैसे अब इंटरमीडिएट पास आउट है तो या फिर आप इंटरमीडिएट में है तो कम से कम पता होगा कि G7 कंट्रीज जैसा कुछ होता है, G7 कंट्रीज जैसा कुछ होता है, राइट। तो G7 भी बहुत आसानी से याद हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि G के अंदर देखेंगे तो ये 7 का इमेज है, G के अंदर देखेंगे तो इसमें 7 लेटर ऑलरेडी छुपा हुआ है, तो इसका मतलब G की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। तो या तो आप G7 से याद कर लें, G7 कंट्रीज, या फिर G के अंदर वैल्यू छुपी हुई है 7 की ऑलरेडी। तो G भी क्लियर हो गया। अब आते हैं हम H पे। जब हम H की बात करते हैं तो आप इसे ऐसे याद करें, हाइट। क्या याद करें? हाइट। अब हाइट के अंदर में H साइड कर दें और 8 देखें, तो 8 का मतलब क्या है? 8 नंबर पे H आता है। कितने नंबर पे आता है H? 8 नंबर पे आता है। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि H को अगर हम ऊपर से नीचे से कैपिंग कर देंगे तो ये कुछ 8 की तरह नजर आएगा। किसकी तरह नजर आएगा? 8 की तरह नजर आएगा, यानी कि H कितने नंबर पोजीशन पे होगा? 8 नंबर पोजीशन पे होगा। कितने नंबर पोजीशन पे होगा? 8 नंबर पे। या तो आप हाइट से याद कर ले, या फिर देखिए कि 8 के अंदर अगर हम इस पे से कैप डाल दें, यानी कि इसे पूरा कर दे, H को हम कंप्लीट करें तो ये किसके पोजीशन देने लगेगा? 8 का, ठीक है। तो या तो हाइट से याद कर लीजिए आप, हाइट में H आता है और H से स्टार्ट है, तो हाइट में यानी कि हाइट अलग हो जाएगा और 8 अलग हो जाएगा, तो इसका मतलब H कितने नंबर पे आएगा? 8 नंबर। अब आता है I। तो I को आप याद करेंगे I9। क्या याद करेंगे? I9 याद करना बहुत ही आसान है। I कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर पे। I9 पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि I को हम कभी कभी इस पोजीशन में भी लिखते हैं, राइट, कर्सिव राइटिंग में। तो I से किसका शेप मिल रहा है? 9 का मिल रहा है। किसका मिल रहा है? 9 का शेप मिल रहा है। तो इसका मतलब I कितने नंबर पे होगा? 9 नंबर पे होगा। या तो आप I9 याद कर लीजिए, या फिर I से शेप किसका मिलता है? 9 का मिलता है जब हम कर्सिव में लिखते हैं I को, राइट। तो अब 9 नंबर भी फैमिलियर हो गए। अब 10 नंबर पे क्या आता है जो हमने ऑलरेडी EJOT में कर रखा था, तो J कितने पे आता है? 10 पे। J कितने पे आता है? 10 पे। इसके लिए तो हमें सोचना ही नहीं है क्योंकि EJOT में हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो K, इसके J के बाद क्या आता है? K कितने पे आता है? तो K आता है 11 पे। लेकिन इसे रिलेट कैसे करेंगे? तो आप रिलेट करेंगे किंग 11 पंजाब से। किंग 11 पंजाब याद है, एक IPL में टीम होती है किंग 11 पंजाब। तो किंग 11 पंजाब कैसे? किंग 11 कैसे? किंग 11 कैसे? किंग 11 कैसे? किंग 11। तो जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं। ए कितने पे आएगा? 1 पे। बी कितने पे आएगा? 2 पे। सी हमें ऑलरेडी पता है 3 नंबर पे। डी हमें ऑलरेडी पता है 4 नंबर पे। ई जो EJOT में आता है यानी कि ई 5वें नंबर पे। F6 यानी फिक्स 6 यानी कि F कितने नंबर पे आएगा? 6 नंबर पे। G7 कंट्रीज यानी G कितने नंबर पे आएगा? 7 नंबर पे। H8 या फिर H8 या फिर यानी हाइट, ये कितने नंबर पे आएगा? 8 नंबर पे। या फिर H के ऊपर में हम कैपिंग कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। I9 यानी I कितने नंबर पे आएगा? 9 नंबर पे। J कितने नंबर पे आएगा? 10 नंबर पे। कैसे पता चला? EJOT, इसमें हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, 5 का पैटर्न है। उसके अलावा 11 कितने नंबर पे आएगा? किंग 11 पंजाब यानी किंग 11, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में L आता है। अब L को याद करने की एक ऐसी चीज है कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। जैसे L कितने पे आता है? 12। अब देखो L में हम इसे ऐसे याद करेंगे कि लब में 12 बज जाते हैं। क्या बज जाते हैं? 12 बज जाते हैं, ठीक है। ये रिलेट करने के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिमेंबर करने के लिए, याद करने के लिए, ठीक है, सिर्फ और रेफरेंस के लिए हमारे पास। लब में क्या बज जाते हैं? 12। L से क्या लिखा जाता है? लब में क्या बज जाते हैं? 12। लब में क्या बज जाते हैं? 12। आप जब भी नोट्स बना रहे होंगे, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे, तो आप साथ साथ एक पेज पेपर लेकर जरूर बैठे। आप भले ही कुछ ना कर रहे हो, लेकिन कम से कम जो चीजें समझ में रेफरेंस में आ रही हो उसे नोट डाउन करते चलें, ठीक है। भले ही आप उसको बाद में फेंक दें, लेकिन एट अ टाइम ऑफ
टेकिंग सेशंस एंड क्लासेस, आप जरूर उसे कुछ ना कुछ लिखते रहें। तो लब में क्या बच जाते हैं 12। तो यहाँ तक की पोजिशनिंग क्लियर है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं होगा। के बाद एल आता है, एल के बाद में एम आता है, तो एम कितने नंबर पे होता है 13। एम को कैसे याद करेंगे, एम होता है मिडिल पे, एम होता है मिडिल, एम यानी कि मिडिल, और 26 अल्फाबेट के मिडिल में क्या आता है 13 आता है। 26 में अल्फाबेट है, मिडिल में क्या आता है 13 आता है। या तो एम को मिडिल में याद करो, या फिर एम से देखो कुछ इस तरीके की पोजीशनिंग मिलती है, यानी कि एम कैसा देता है 3 की तरह कुछ साइन देता है, और एम 3 से साइन देगा तो कौन सा अल्फाबेट हो सकता है, या तो 3 या फिर 13 या फिर 23, यही पॉसिबल है 26 अल्फाबेट से। तो 23 तो हो नहीं सकता, 3 तो हो नहीं सकता, तो m कितने नंबर पे होगा 13 नंबर पे, ठीक है। या तो आप इस तरीके से रेफरेंस बनाने के लिए याद कर लीजिए कि m कितने पे आता है मिडिल पे आता है, m कितने पे आता है मिडिल पे आता है, m कितने पे आता है मिडिल पे आता है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि m मिडिल यानी कि 13, क्लियर है। चलो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी स्लाइड्स है हमारे पास में, हम अब आगे बढ़ेंगे तो ये ऑलरेडी सबका सब डिलीट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप चीजों को लिख रहे होंगे, ठीक है। फिर मैं एक बार और फाइनल प्रैक्टिस करा दूंगा कि कैसे कैसे है। एम के बाद में क्या आता है बच्चों, एम के बाद में भूल तो नहीं गए क्या, हाँ एन क्या आता है एन। तो एन कितने नंबर पे आता है 14 नंबर पे। एम, अब देखो एम याद रहेगा कि एम आता है 13 पे, तो एम के ठीक बाद एन आएगा, इसमें कोई रेफरेंस नहीं होना चाहिए या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या फिर ओ के ठीक पहले क्या आता है एन आता है, और ओ कितने नंबर पे आता है 15 पे। कैसे पता चला, क्योंकि हमने ई जे ओ टी वाला रेफरेंस के तौर पे याद ऑलरेडी कर रखा है। तो ओ कितने पे आएगा 15 पे। इसके बाद में क्या आता है पी, ओ के बाद क्या आता है पी। अब पी के लिए क्या याद रखें, पी के लिए हम याद रखेंगे 16 साल का प्रिंस। क्या रखेंगे 16 साल का प्रिंस, क्या याद रखेंगे 16 साल का प्रिंस, इस तरीके से याद करेंगे इसे 16 साल का प्रिंस। और क्यू के लिए क्या याद रखेंगे, क्यू के लिए याद रखेंगे 17 साल की क्वीन, ठीक है। 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन, ये ऑलरेडी रिमेंबर रेफरेंस के जरिए हम 2 से 3 बार इसे पढ़ेंगे, ये चीजें हमारी जिंदगी में हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। दूसरा क्या है, रेफरेंस ले सकते हैं कि ओ होता है 15 पे, पी होगा 16 पे, क्यू होगा 17 पे, या फिर 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन, 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन। उसके अलावा आर, अब जब हम आर नंबर की वैल्यू करते हैं, अगर हम बात करें कि इसकी पोजीशनिंग क्या होगी, तो आर से क्या होता है राइट टू वोट, क्या होता है राइट टू वोट। अब राइट टू वोट इंडिया में कितने साल पे मिलता है 18 ईयर्स पे, तो राइट टू वोट हमें कब मिलता है 18 ईयर्स पे, तो आर की पोजीशनिंग क्या होगी 18। राइट टू वोट हमें कब मिलता है, जब हम 18 ईयर को अटेन कर लेते हैं, यानी कि आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 18, यानी कि आर की प्लेस क्या हो जाएगी 18। अब देखो अगला जो नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अब बहुत ही आसानी से समझेंगे। आर राइट टू वोट यानी कि 18। चलो मैं समझता हूं यहां तक की सारी चीजें आपने लिख ली होंगी, नहीं तो कम से कम स्क्रीनशॉट्स लेके चलिए। अब आगे हम बात करते हैं, आर के बाद क्या आता है एस, उसके बाद में क्या आता है टी, उसके बाद में पहले इसे रिलेट करो, तो आर उसके बाद में एस, उसके बाद में टी, उसके बाद में यू, उसके बाद में वी। तो पहले यू आएगा, फिर वी आएगा, फिर उसके बाद में डब्ल्यू आएगा, फिर उसके बाद में एक्स आएगा, बाद बाकी हम इसे कंप्लीट करेंगे। देखो अब आर एस, अब देखो आर आया एस टी आया। अब एस टी, बहुत से लोग कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि एस टी एस सी में क्या फर्क होता है, एस टी एस सी में क्या फर्क होता है। तो देखो एस टी में 19-20 का फर्क है, एस टी में कितने का फर्क है 19-20। एस टी में कितने का फर्क है 19-20। बहुत से लोग कंफ्यूजन में होते हैं ना कि एस टी में क्या फर्क होता है, तो एस और टी में 19-20 का फर्क है, एस और टी में 19-20 का फर्क है, एस और टी में 19-20 का फर्क है। या फिर आप कैसे कर सकते हैं यार T20, टी को कैसे याद करेंगे T20, और एस टी से ठीक पहले आता है, तो एस की पोजीशनिंग ऑलरेडी कितनी हो जाएगी 19, ठीक है। या तो आप ऐसे याद कर ले एस और टी में 19-20 का फर्क होता है, एस और टी में 19-20 का फर्क होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब यू को कैसे याद करेंगे, तो अंडर 21 वर्ल्ड कप होता है, अंडर 21 वर्ल्ड कप, अंडर 21 कप या फिर अंडर 21 कप, इससे आप बहुत ज्यादा फैमिलियर होंगे, ठीक है। तो यू की पोजीशनिंग क्या हो जाएगी अंडर 21, ठीक है। उसके अलावा जब हम वी का साइन देते हैं, वी यानी कि जब हम कहीं पे कुछ अच्छे मकाम पे या कहीं अच्छी जगह पे फोटो वगैरह क्लिक कराने जाते हैं, तो वी का साइन देते हैं। वी का साइन बेसिकली किसके लिए कंसिडर किया जाता है, विक्ट्री के लिए। तो किसके लिए साइन कंसिडर किया जाता है, विक्ट्री के लिए। तो जब हम वी की बात करते हैं तो विक्ट्री, तो विक्ट्री से हमें इसे 22 रिलेट करना है, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो 22 यानी 2 बहुत ज्यादा, 2 बार कोई चीजें 2-2 बार मिल गई, जैसे कोई चीजें 2-2 बार मिल गई, जैसे याद करने के लिए रेफरेंस ले सकते हैं कि 2 लड्डू 2-2 बार मिल गई, ठीक है, तो हमारी विक्ट्री हो गई। तो 2-2 बार मिल गया। या तो बहुत आसान है, यू हमारा 21 पे होगा तो वी ऑलरेडी 22 पे होगा, बस इसे 2 से 3 बार रिवाइज करना है, बस कुछ भी नहीं करना है, और बहुत हेडेक लेके याद भी करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है।
फिर हम बात करें अगर W की, तो W अगेन अगर हम W को कुछ इस तरीके से लिखे तो 3 के जैसा कुछ पोजीशन देगा। जब 3 का पोजीशन देगा तो या तो 3 होगा या तो 13 होगा या फिर 23 होगा। तो ये देखो 3 तो हो नहीं सकता, 3 C होता है, 13 M होता है, हमने ऑलरेडी पर रखा है। तो W ये क्या होना पड़ेगा W को 23। तो W कितने नंबर पे आएगा 23 पे। अब X की बात करें तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि X की याद 24 घंटे आती है, X की याद 24 घंटे आती है, ठीक है, ये रिलेट करने के लिए है, ठीक है, घंटे आती है, X की याद 24 घंटे आती है, ये सिर्फ और सिर्फ रिलेट करने के लिए है, सिर्फ और सिर्फ रिलेट करने के लिए। अब याद मत करने लग जाना, ठीक है। तो X की याद 24 घंटे आती है, X की याद 24 घंटे आती है, यानी X कितने पे आएगा 24 नंबर पे, क्लियर। उसके बाद में हमारे पास आता है Y से हम ऑलरेडी फैमिलियर है कि EJOTY में Y आता है, Y 25 नंबर पे आता है, कितने पे आता है 25 पे। और अगर आपको ये नहीं पता कि Z कितने नंबर पे आता है तो फिर तो हमें संन्यास लेना चाहिए पढ़ाई लिखाई से, ठीक है। तो मैं समझता हूँ अब तक आपने ये सारी चीजें याद कर ली होंगी, ये चीजें आप तक ये पहुंच गई होंगी बहुत अच्छे तरीके से कि किसकी पोजीशनिंग कितने नंबर पे आती है, किसकी पोजीशनिंग कितने नंबर पे आती है। तो चलो एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। चलो मैं लिखूंगा और आप बताएंगे। और देखो दूसरी चीज ये है कि आप इस पूरे क्लास को एकदम इंटरैक्टिव बनाएंगे। इंटरैक्टिव कैसे बनाएंगे कि जब मैं कोई चीज बोल रहा हूँ तो आप इस तरीके से समझ कर चलिए कि आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं, और जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो यकीन जानिए कि मैं ये सोच समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आप मेरे सामने बैठ करके पढ़ रहे हैं। तो हम अपनी तरफ से पूरे के पूरे तरीके से एफर्ट्स देने के लिए तैयार हैं, आप भी अपनी तरफ से एफर्ट्स दीजिए। एफर्ट्स बस यही देना है कि आप सिंसियरली ऑनेस्टली पढ़ेंगे चीजों को, ठीक है। और साथ साथ अगर आपको ये कंटेंट पसंद आएगा और लगेगा कि ये कंटेंट बाकी तक भी पहुंचना चाहिए तो आप उन तक जरूर पहुंचाइए, ठीक है। चलो देखो, तो ए कितने पे आएगा हम ऑलरेडी जानते हैं, ए आएगा 1 नंबर पे। बी कितने पे आएगा हम ऑलरेडी जानते हैं 2 नंबर पे। सी कितने पे आएगा 3 पे। अगर हम डी की बात करें तो डी कितने पे आएगा 4 पे। अगर हम ई की बात करें तो ई जो टी से हमने रेफरेंस लेके लिख रखा है ई आएगा 5 नंबर पे। अगर हम एफ की बात करें तो हमने पढ़ रखा था फिक्स 6, तो फिक्स 6 यानी कि एफ कितने पे आएगा 6 नंबर पे। फिक्स 6 फिक्स 6 फिक्स 6 फिक्स 6, तो एफ कितने नंबर पे आएगा 6 नंबर पे। उसके बाद में क्या आता है बच्चे जी, तो जी में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, या तो जी में 7 की पोजीशनिंग यानी इमेज नजर आ जाए आपको, या फिर आप याद करेंगे G7 कंट्रीज, G7 कंट्रीज। इसमें बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि आप एक बार पढ़ने के बाद इसे भूल जाएंगे दोबारा। चलो 8 में क्या आता है बच्चों हाइट, एच में क्या आता है हाइट, यानी कि एच अलग और हाइट अलग, सॉरी एच अलग और 8 अलग, तो यानी कि 8 की पोजीशनिंग क्या होगी 8 नंबर। या फिर दूसरी बात हमने क्या सीखी थी कि 8 के ऊपर कैप डाल दें तो ये 8 की तरह नजर आएगा, एच के ऊपर अगर हम कैप डाल दें तो ये 8 की तरह नजर आएगा, यानी कि एच को दोनों तरफ से कंप्लीट कर दें तो ये 8 की तरह नजर आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था आई की पोजीशनिंग क्या होती है बच्चों, आई किस शेप का नजर आता है 9 की शेप का, या तो ऐसा देख लीजिए, या फिर क्या देखा था हमने I9, क्या देखा था I9, ठीक है, क्या है I9, क्लियर। उसके बाद में हमारे पास में आता है जे, तो जे के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है EJOT में, तो जे कितने नंबर पे आएगा 10 नंबर पे। के कितने पे आएगा किंग 11, याद करो क्या बताया था किंग 11 पंजाब एक आईपीएल की टीम है। अगर एल की बात करें तो लब में क्या बच जाते हैं 12, क्या बच जाते हैं 12, तो एल कितने नंबर पे आएगा 12 पे। एम कितने पे आएगा एम आएगा 13 पे, यानी कि मिडिल, या तो एम को रिलेट करेंगे मिडिल से, तो एम कितने पे आएगा 13 पे। अगर हम बात करें एम के बाद, तो एम के बाद में क्या आएगा बच्चे एन, एन कितने पे आएगा 14 पे, तो एम के ठीक बाद एन आता है तो एन ऑटोमेटिकली कितने पे आएगा 14 पे। ओ ओ ओ हमारा कितने ई जे ओ टी, यानी ओ हमारा कितने पे था 15 नंबर पे, तो ओ कितने पे आएगा 15 पे। उसके बाद हम बात करें पी, तो पी और क्यू के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन, 16 साल का प्रिंस और 17 साल की क्वीन। कोई मसला है इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर हम और आगे बात करें यहाँ पे रेफरेंस लेके देखो, हम और बात करें आर कितने नंबर पे आएगा बच्चों, तो आर राइट टू वोट कब मिलता है 18 साल पे, आर कितने पे आ गया 18 साल पे। और एस और टी में कितने का फर्क होता है 19-20 का, कितने का फर्क होता है 19-20 का। फिर हमने क्या पढ़ा था T20 टी यानी कि T20। कोई मसला है यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर यू कितने पे आता है अंडर 21, आपने पढ़ रखा है अंडर 21 वर्ल्ड कप वगैरह होता है अंडर 21, ठीक है। उसके बाद में वी यानी कि जब विक्ट्री, जब हमें दो लड्डू मिल जाते हैं, दो लड्डू मिल जाते हैं तो हम वी करते हैं, यानी कि हमारी विक्ट्री हो गई, हम जीत गए, है ना, हम फ्रॉड करने गए थे, दो लड्डू लेकर आ गए, तो वी कितने पे आएगा 22 पे, वी कितने पे आएगा 22 पे। फिर हमारे पास डब्ल्यू किसकी पोजीशनिंग देता है 3 की, तो सी हो नहीं सकता 13, यानी कि 13 हो नहीं सकता, 13 पे एम आता है, तो डब्ल्यू कितने पे आएगा 23 पे, डब्ल्यू कितने पे आएगा 23 पे। एक्स की याद हमें 24 घंटे आती है, एक्स की याद हमें 24 घंटे आती है, ठीक है, इसीलिए हम कामयाब नहीं है, अगर आती है तो, इसलिए कामयाब नहीं हो तुम। वाई कितने पे आती है 25 पे,
y की वैल्यू क्या है 25, ई जे ओ टी वाई, वाई वाई सबसे लास्ट में था y यानी 25। उसके बाद में हमने क्या देखा z, z z z कितने नंबर पे आएगा, z कितने नंबर पे आएगा, हम z की बात करें तो 26 पे। अगर ये नहीं पता है तो क्या पता है, अगर ये नहीं पता है तो क्या पता है। तो ये हमने देखा, ये हमारे आज की क्लास में मैं समझता हूँ इस वाले सेशन में ये सारी चीजें 110% आप तक क्लियर हो गई होंगी कि हमें अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू क्या क्या होती है, और अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू को याद करने के लिए EJOT का रेफरेंस लेने की जरूरत आज के बाद से आपको नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है कि इस सेशन के बाद जैसे ये सेशन खत्म होगा, आप सबसे पहले एक पेन पेपर लेंगे और खुद से रिकॉल कर करके इस सारी चीजों को लिखने की कोशिश करेंगे। अब रटना नहीं है बैठ के, बस रेफरेंस लेना है, रिलेट करना है, बस रिलेट करना है, ठीक है। उसके बाद में आप अगर और अच्छा करना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना अच्छा करना चाहते हैं। अगर आप और अच्छा करना चाहते हैं तो आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। जैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, जैसे माय, अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, माय नेम इज MD निहाल। अब ये 2-4 लाइन अपने बारे में इंट्रोडक्शन लिखेंगे और लिखने के बाद में M को रिलेट करेंगे। M कितने पे होता है 13 पे, Y कितने पे होता है 25 पे, N कितने पे होता है 14 पे, A कितने पे होता है 1 पे, M होता है 13 पे, E होता है 5 पे, I होता है 9 पे, S होता है ST यानी 19 पे, M होता है 13 पे, D कितने पे होता है 4 पे, N कितने पे होता है 14 पे, N कितने पे होता है 14 पे, E कितने पे होता है 5 पे, H कितने पे होता है H तो H कितने पे होता है 8 नंबर पे, A कितने पे होता है 1 पे, L में क्या बच जाते हैं लब में 12 यानी 12 नंबर पे। तो एक बार अगर आपने ऑनेस्टी से सिंसियरली इसे रिवाइज कर लिया और उसके बाद मुझे बताओ कि क्या आपका टाइम नहीं बैठेगा, बचेगा, ईमानदारी से बताओ। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो इस तरीके से याद करने के लिए जाएंगे या फिर ई से रेफरेंस लेंगे, ई जे ओ टी वाई से रेफरेंस लेंगे और इसके बीच के वर्ड्स पूछ दिए जाएं जहां ज्यादा गैप है, तो आप क्या लिख के चलेंगे कि हाँ जे इतने पे आता है तो जे के बाद आता है के, फिर आता है एल, फिर आता है एम, तो फिर आप एम पे पहुंचना होगा तो क्या इतना लिखने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अगर हम प्रैक्टिस करें तो ये बहुत ही आसानी से हमारे जहन में बैठ जाएगा। उसके बाद हमें किसी भी तरीके से कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने की जरूरत नहीं है। तो इस वाले सेशन में हमने अल्फाबेट की पोजीशनिंग बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर ली। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, हम आपके डाउट्स को देखते हैं। और उसके साथ साथ हमारे इसी टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए जहां पे आप हमसे पर्सनली बात कर सकते हैं। अगर कोई डाउट होता है तो आप हमसे कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ कभी कभी हम आपसे ही बात करके चीजों को आपके अकॉर्डिंग अरेंज करने की कोशिश करते हैं, क्लासेस वगैरह की। तो ये हमने देखा इस पोजिशनिंग को। और इसके बाद जो हम पढ़ने वाले थे, यानी कि अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे, जो बेसिकली हमने देखा कि किस तरीके से ऐसे सवाल अगर आ जाते हैं कि किसकी पोजीशनिंग क्या होगी। जैसे हमने क्वेश्चन में क्या देखा था, अगर आपको याद हो कि विच लेटर विल बी द 9th टू द राइट ऑफ द 4th फ्रॉम द लेटर, इस तरीके से, या फिर विच लेटर विल बी द 5th फ्रॉम द राइट हैंड। अब इसके शॉर्टकट्स क्या है, मैंने प्लस ही क्यों किया, मैंने माइनस क्यों नहीं किया। मैंने आपसे क्या बताया लास्ट वाले क्वेश्चन में कि 9 लिखो, क्या लिखो बच्चों 9 लिखो, 9 था, ये कितना था 9 + 4, मैंने बताया 13 होगा। मैंने माइनस क्यों नहीं किया, माइनस भी तो हो सकता था। तो इसके पीछे क्या लॉजिक होता है, हम प्लस क्यों कब करते हैं, हम माइनस कब करते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस को हम कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, और कोडिंग डिकोडिंग में कैसे इसके पैटर्न पे क्वेश्चंस आएंगे। अगर हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन आ सकते हैं, पॉसिबल है। जैसे क्वेश्चन आ जाए, देखो क्वेश्चन आ जाए सी, ठीक है, उसके बाद फिर आ जाए ई, उसके बाद में क्वेश्चन क्या आ सकता है जी, क्या क्वेश्चन आया सी ई जी। अब इसके बाद में क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि इससे रिलेटेड एक वर्ड है, इससे रिलेटेड क्या वर्ड है सी ई फिर जी। उसके बाद में है 9, सॉरी मैंने तो आंसर ही बता दिया लगभग, अगर आपने पकड़ लिया होगा तो, नहीं पकड़ा होगा तो देखते हैं आई, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा के, उसके बाद में क्या आएगा एम, ठीक है। तो इसमें क्या रिलेशन लग रहा है, उसी तरीके से आपसे एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, पॉसिबल है कि एक क्वेश्चन मिल जाए कि ओ है, ठीक है, और इससे रिलेट करो। ये पहला अल्फाबेट या तो मान लो नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे डैश डैश दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इससे रिलेट करो, पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। तो इस वाले पैटर्न को देखेंगे सी से आई, तो पैटर्न देखेंगे बहुत ज्यादा गैप नजर आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। तो इसका ये मतलब है दूसरा पैटर्न भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि सी कितने पे होता है 3 पे, ई कितने पे होता है 5 पे, जी कितने पे होता है 7 पे, आई कितने पे होता है 9 पे, के कितने पे होता है 11 पे, एम कितने पे होता है 13 पे। यानी कि ये एक ऑर्डर में बढ़ता चला जा रहा है। तो इस तरीके की सीरीज पॉसिबल है कोडिंग डिकोडिंग में। कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो इस तरीके से भी दे सकता था इसी सेम क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे ई है, यहाँ पे फिर सी है,
फिर यहाँ पे जी है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे ये कहेगा बेसिकली कि यहाँ पे लिखा हुआ था डी, यहाँ पे लिखा हुआ था एफ और यहाँ पे लिखा हुआ था एच, क्या लिखा हुआ था एच, तो इसमें क्या पैटर्न है। अब दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ से दे दिया जाएगा ए, फिर सी, फिर यहाँ पे डी और कहा जाएगा कि इसको सॉल्व करके कौन सा सीरीज आएगा या फिर क्या यहाँ पे आंसर में आएगा। तो बहुत ही आसान है, जैसे आप अगर फैमिलियर हो गए तो आप सीधा सीधा देखेंगे सी डी यानी 1 प्लस हुआ, ई एफ यानी 1 प्लस हुआ, जी एच यानी कि 8 प्लस हुआ, 1 प्लस हुआ। तो इसका ये मतलब है कि अगर हम फैमिलियर हो जाए नंबर सीरीज के नंबर से, उसके पोजीशन से, तो बहुत ही आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल है। बाद बाकी हम जब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे तो वहां भी इसे बहुत ही अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये सारी चीजें बहुत ही रिलेवेंट लगेगी आपको, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो आप इन सारी चीजों को कंप्लीट कर कर आएंगे, ठीक है। कंप्लीट क्या कर कर आएंगे, या तो आप पूरे के पूरे एक अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे और अल्फाबेट के पोजीशन को रिलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, चलो बच्चों ख्याल रखो अपना।